दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड की एक विशेष और अत्यंत विस्तृत पड़ताल। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उन दो घटनाओं की जिन्होंने न केवल प्रदेश को बल्कि पूरे देश की चेतना को झकझोर कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं बलिया और बांदा के उन जख्मों की जो समय के साथ भरने के बजाय और गहरे होते जा रहे हैं। ये दो जिले आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा के दावों की एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जो डरावनी भी है और विचलित करने वाली भी। दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र, दो अलग अलग कहानियां, लेकिन दोनों ही जगहों से जो चीखें सुनाई दे रही है उनकी गूंज एक जैसी ही है। इन मामलों में जो सबसे दुखद पहलू है वो ये है कि शिकार हुई है दो मासूम और नाबालिग दलित बेटियां। सामूहिक दुष्कर्म की ये वारदातें केवल एक आपराधिक घटना मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे तंत्र, हमारी पुलिस व्यवस्था और हमारी सामाजिक मानसिकता की सामूहिक विफलता का प्रतीक है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम तथ्यों की गहराई में जाएंगे, उन परतों को खोलेंगे जो अक्सर फाइलों में दबी रह जाती है और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हमारी बेटियां अपने ही प्रदेश में सुरक्षित है। सबसे पहले हम विस्तार से बात करेंगे बागी बलिया की। बागी बलिया वो धरती है जिसने आजादी के आंदोलन में सबसे पहले खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। आज वहां की एक अबोध बच्ची अपनी गरिमा की रक्षा के लिए लड़ रही है। घटना 15 फरवरी की है जब गढ़वार थाना क्षेत्र में सन्नाटा पसर रहा था। एक नाबालिग दलित किशोरी जो शायद अपने भविष्य के छोटे छोटे सपनों को बुनते हुए घर से बाहर निकली थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ दरिंदे घात लगाए उसका इंतजार कर रहे हैं। आरोप है कि कुछ युवकों ने उसे जबरन रास्ते में दबोच लिया। उस बच्ची ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया होगा, वो चिल्लाई होगी, उसने मदद की गुहार लगाई होगी, लेकिन उन पत्थर दिल अपराधियों पर किसी बात का असर तक नहीं हुआ। उसे एक सुनसान इलाके में ले जाया गया और वहां जो हुआ उसने इंसानियत के माथे पर कलंक लगा दिया। सामूहिक दुष्कर्म की इस वारदात ने न केवल एक बच्ची के शरीर को लहूलुहान किया बल्कि उसकी आत्मा को भी गहरे घाव दिए। जब ये मामला सामने आया तो उससे भी ज्यादा पीड़ादायक था प्रशासन का रवैया। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब वे अपनी व्यथा लेकर थाने पहुंचे तो उन्हें वहां ढाढ़स मिलने के बजाय तिरस्कार मिला। आरोप है कि पुलिस ने घंटों तक उनकी बात नहीं सुनी। एक गरीब दलित परिवार को अपनी बेटी के इंसाफ के लिए थाने की चौखट पर गिड़गिड़ाना पड़ा। ये स्थिति तब है जब सरकार महिला सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताती है। जब स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़क पर उतरा और सोशल मीडिया पर इस खबर ने आग पकड़ी, तब जाकर आला अधिकारियों के कान में जू रेंगी और आनन फानन में FIR दर्ज की गई। पुलिस अब दावा कर रही है कि एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जनता के मन में यह सवाल गहरे में बैठ गया है कि बाकी आरोपी अब तक पुलिस की पहुंच से दूर क्यों हैं? क्या प्रशासन किसी दबाव में काम कर रहा है या फिर अपराधियों को पकड़ने की इच्छा शक्ति की कमी है? ये सवाल केवल पुलिस की कार्यप्रणाली का नहीं है बल्कि उस सामाजिक दबाव का भी है जो अक्सर ऐसे मामलों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बलिया जैसी जगह पर जहां जातिगत समीकरण बहुत गहरे हैं, वहां एक दलित परिवार का न्याय के लिए खड़ा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्या प्रशासन उन गवाहों को सुरक्षा दे पाएगा जो इन दरिंदों के खिलाफ खड़े होंगे? क्या वो बच्ची कभी उस ट्रॉमा से बाहर निकल पाएगी जिससे उसे गुजारा गया है? ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब सरकार को देना ही होगा। अब जरा रुक करते हैं बांदा जिले का। बुंदेलखंड का ये सूखाग्रस्त इलाका आज एक बेटी के आंसुओं से भीगा हुआ है। बांदा की घटना ने जो मोड़ लिया है वो और भी अधिक चिंताजनक है। यहां एक नाबालिग दलित किशोरी को कथित तौर पर बहला फुसलाकर एक होटल में ले जाया गया। एक होटल जो शहर के बीचों बीच होता है, जहां CCTV कैमरे होने का दावा किया जाता है। वहां ऐसी घिनौनी वारदात होना ये साबित करता है कि अपराधियों के मन से कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। परिवार का आरोप है कि उनकी बच्ची को कोई नशीली पदार्थ पिलाकर बेसुध किया गया और फिर दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। क्या होटल प्रबंधक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या इस तरह की अनैतिक गतिविधियों के लिए होटलों का इस्तेमाल एक सामान्य बात बन गई है? बांदा पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में तो लिया है, लेकिन क्या ये वाकई काफी है? क्या उन लोगों की संपत्ति की जांच होगी? क्या उन पर ऐसी सख्त कार्रवाई होगी जो भविष्य के लिए एक मिसाल बने?
बांदा की ये घटना बुंदेलखंड की उस कड़वी हकीकत को भी उजागर करती है जहां गरीब और अशिक्षा का फायदा उठाकर अक्सर ऐसे घिनौने अपराधों को अंजाम दिया जाता है। होटल उद्योग और स्थानीय पुलिस के बीच के ये सांठ-गांठ की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। क्या इस मामले में भी ऐसा कुछ है? क्या उन होटलों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे जहां इस तरह के अपराध होते हैं? प्रशासन को यह समझना होगा कि केवल गिरफ्तारियां करना समस्या का समाधान नहीं है, उसके जड़ पर प्रहार करना होगा ताकि दोबारा किसी मासूम के साथ ऐसा ना हो। इन दोनों घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजा में एक नया उबाल ला दिया है। दलित राजनीति के उभरते हुए नेता और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए कहा है कि यह सरकार केवल दावों की सरकार है, जमीनी हकीकत में दलित और पिछड़ों पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश में दलित बेटियों की अस्मिता पर लगातार हो रहे हमले सिर्फ अपराध नहीं है, ये उस शासन के चरित्र पर सवाल है जो खुद को कानून का राज कहता है। बलिया के गढ़वार में 15 फरवरी को एक दलित किशोरी के साथ 5 जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की स्थानीय टीम के दबाव के बाद FIR दर्ज हुई, लेकिन आज तक आरोपी खुले हुए। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती है और पीड़ित परिवारों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है तो वे एक ऐसा आंदोलन शुरू करेंगे जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार में हिम्मत है तो इन अपराधियों पर वही बुलडोजर वाली कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जिसकी चर्चा अक्सर की जाती है। उनका कहना है कि अगर न्याय में देरी हुई तो दलित समाज इसे अपनी अस्मिता पर हमला मानेगा और लोकतांत्रिक तरीके से इसका करारा जवाब देगा। चंद्रशेखर आजाद का ये रुख बताता है कि आने वाले समय में दलित राजनीति कितनी आक्रामक होने वाली है। विपक्ष अब सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर प्रशासन की विफलता पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ने भी सदन से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। क्या ये सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट बनने जा रहा है? क्या 2027 के चुनाव में दलित मतदाता अपनी उपेक्षा का बदला लेगा? ये राजनीतिक विश्लेषण अपनी जगह है, लेकिन असल सवाल उस न्याय का है जो अभी भी कोसों दूर नजर आता है। अब बात करते हैं कानूनी पेचीदगियों की। इन मामलों में पॉक्सो एक्ट और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम जैसे सख्त धाराएं लगाई गई है। कानून की किताबों में इन अपराधों के लिए उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सजा समय पर मिल पाती है? अक्सर देखा गया है कि प्रभावशाली आरोपी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, गवाहों को डराया धमकाया जाता है और केस वर्षों तक अदालतों में खिंचता रहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक इन मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तब तक न्याय की उम्मीद बेईमानी सी लगती है। क्या सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इन पीड़ित बेटियों को सर्वश्रेष्ठ वकील मिले? क्या प्रशासन ये गारंटी देगा कि गवाह बिना किसी डर के अपनी बात अदालत के सामने रख सके? कानून की एक और बड़ी चुनौती है जांच की गुणवत्ता। अक्सर पुलिस की ढीली चार्जशीट की वजह से अपराधी बच निकलते हैं। क्या इन मामलों में वैज्ञानिक साक्ष्यों, DNA टेस्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट को समय पर शामिल किया जाएगा? अगर जांच में कोई खामी रही तो इन दरिंदों को बचना लगभग तय हो जाएगा। इसीलिए ये केवल पुलिस की नहीं बल्कि अभियोजन पक्ष की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे कोर्ट में एक मजबूत केस पेश करें। 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इन घटनाओं का राजनीतिक प्रभाव भी गहरा होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता दलित और पिछड़ा वर्ग के मतों से होकर ही गुजरता है। विपक्षी दल इन घटनाओं को अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज जैसी स्थिति बन गई है। ये आरोप अब हर विपक्षी रैली में सुनाई देता है। सत्ता पक्ष इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहा है और अपने कठोर शासन की दलीलें दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये मासूम बेटी और उसका परिवार पिस रहा है। जनता अब केवल वादों से संतुष्ट होने वाली नहीं है। लोग चाहते हैं कि कानून का राज कागजों से निकलकर जमीन पर दिखाई दे। अगर 2027 से पहले सरकार ने इन मुद्दों पर अपनी छवि नहीं सुधारी तो चुनावी मैदान में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और पक्ष है और वो है हमारी सामाजिक चेतना। हम अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं तो हमारा समाज अक्सर चुप्पी साध लेता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कानून की कठोरता जितनी आवश्यक है उतना ही जरूरी है लोगों की मानसिकता में बदलाव।
जब तक हम एक ऐसा समाज नहीं बनाएंगे जहां बेटियों का सम्मान और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि हो, तब तक पुलिस और कानून अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें यह सोचना होगा कि आखिर क्यों हमारे युवाओं की सोच इतनी विकृत होती जा रही है। स्कूलों, कॉलेजों और घरों में हमें किस तरह के संस्कार देने की जरूरत है? क्या हम एक ऐसा समाज बन गए हैं जहां केवल शक्ति की पूजा होती है और कमजोरों को कुचलना एक आम बात है? आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हमें देखना है कि कैसे बलिया और बांदा की ये बेटियां सिस्टम की खामियों और सामाजिक कुरीतियों का शिकार बनी। हमने पुलिस की ढिलाई, राजनीतिक रोटियों की सिकाई और कानूनी चुनौतियों को भी समझा। अब वक्त आ गया है कि प्रशासन अपनी चुप्पी तोड़े और कुछ ऐसे ठोस काम करे जिससे अपराधियों के रूह कांप उठे। हम बुद्धा इंस्पायर्ड की ओर से ये मांग करते हैं कि इन दोनों मामलों की जांच पारदर्शी हो और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो पीढ़ियों तक याद रखी जाए। पीड़ित परिवारों को न केवल आर्थिक सहायता मिले बल्कि उनके पुनर्वास और शिक्षा की भी पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाए। हम इस मामले की हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई केवल उन दो बेटियों की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। हम तब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक दोषियों को उनके लिए सजा नहीं मिल जाती। आप भी इस विषय पर अपनी राय हमें दें, कमेंट करें और इस आवाज को और बुलंद करें। अपनी चुप्पी तोड़िए, क्योंकि आपकी चुप्पी ही इन अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें बुद्धा इंस्पायर्ड। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।